गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का 10th चैप्टर द सरमन एट बनारस। अब यहाँ पे देखो, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आपके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई हो, और एक्टिविटी क्या है? यूज़ अ डिक्शनरी। आपको डिक्शनरी का यूज़ करना है। आस्क फॉर योर टीचर्स हेल्प। अपने टीचर्स की हेल्प से, अपने फ्रेंड्स की हेल्प से। एज यू डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ग्रुप। आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं ये आपको डिस्कस करने हैं। और क्या है ये क्वेश्चन? चलो रीड आउट करते हैं। व्हाट इज अ सरमन? सरमन क्या होता है? इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए लेक्चर और अ टॉक? क्या ये किसी लेक्चर से या साधारण बातचीत से अलग होता है? कैन दिस वर्ड ऑल्सो बी यूज्ड इन ए नेगेटिव वे और एज ए जोक? क्या हम इसको कभी नेगेटिव वे में या किसी जोक के रूप में इसको यूज कर सकते हैं? एंड इन माई मदर्स सरमन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम। तो इसमें देखो, सरमन क्या होता है? एक तरह से उपदेश होता है, और हाँ, हम इसको नेगेटिव वे में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मेरी मदर हमेशा मुझे उपदेश देती रहती है, आदेश देती रहती है, या कोई ऑर्डर देती रहती हैं कि टाइम पे अपना काम खत्म करो। हम नॉर्मली इसको एक जोक के रूप में भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सरमन का मीनिंग दिया गया है वो काफी डीप मीनिंग है। सेकंड क्वेश्चन क्या करना है आपको? फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। कुछ बॉक्स में देखो, ये ब्लू बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके मीनिंग आपको बताने हैं। हालांकि मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको इनके मीनिंग बताती चल रही हूँ। एफ्लिक्टेड, डिकम्पोज, शांत, डिसोलेशन होता है निर्जन, जहाँ कोई आता जाता ना हो, एकदम सा सुनसान सा। लेमेंटेशन, रिग्रेट करना, पछताना। प्रोक्योर, कुछ चीज़ प्राप्त करना। टू ऑब्टेन, बी सब्जेक्ट टू, यानी तुम्हारे किसी के अधीन रहना या तुम्हारे ऊपर किसी का रूल हो। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जो कि है 10th चैप्टर, और किसके बारे में है? गौतम बुद्ध। यानी इसमें देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी ब्रीफ स्टोरी बता देती हूँ। हम महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक सिद्धार्थ उनका नाम होता है बचपन का। एक प्रिंस के रूप में वो पैदा होते हैं, और किस तरीके से वो एक महान संत बनते हैं, वो किस तरीके से सिद्धार्थ से बुद्ध बनते हैं, ये स्टोरी उनके बारे में है। गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम। देखो, गौतम बुद्ध जो कि 563 BC में पैदा हुए, 483 BC में उनकी डेथ हुई। उन्होंने अपनी लाइफ एक प्रिंस के रूप में, जो कि प्रिंस उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, उसके रूप में जीने, और नॉर्थ इंडिया में उनका जन्म हुआ था, वहाँ पर उन्होंने अपना जीवन जीना स्टार्ट किया। देखो, अब आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि कोई आदमी 563 में पैदा होता है और 483 में, यानी काउंटिंग उल्टी चल रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है कोई बाद में पैदा हो और फिर पहले मर जाए। तो देखो, जैसे मैथ्स में आपके ये नंबरिंग चलती है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं 0, जब इधर जाते हैं तो यहाँ पे हम 1 1 2 इस तरीके से चलते हैं, और इस तरफ अगर हम जाते हैं तो इसको हम करते हैं -1 -2 -3। तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। ये जो 0 है, ये बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बर्थ का माना गया है। तो इससे जो इधर वाले, यानी जीसस क्राइस्ट से पहले जो पैदा हुए, तो इनके ईयर्स इस तरीके से घटते जाते हैं। देखो, माइनस में है, और इधर जो उनके बाद पैदा हुए तो उनके बढ़ते जाते हैं। इसीलिए तो जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए होंगे तो उनसे 563 ईयर्स पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे उनके पैदा होने से 483 ईस्वी में उनकी डेथ हो चुकी थी, यानी उनसे 483 साल पहले वो इस दुनिया से जा चुके थे। तो चलो करते हैं फिर से। At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. जब उन्हें स्कूलिंग के लिए जब वो
12 साल के थे तो स्कूलिंग के लिए, अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स यानी हिंदू की जो पवित्र साहित्य थे वो पढ़ने के लिए भेजा गया। और जब वो 4 साल बाद वापस आए घर तो उनकी शादी किसी प्रिंसेस से कर दी गई। दे हैड a son and lived for 10 years as betrothed royalty। उनको एक बेटा पैदा हुआ और उन्होंने कम से कम 10 साल एक रॉयलिटी, betrothed रॉयल्टी का मतलब एक राजा की तरह बिताए। At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the suffering of the world। जब वो 25 years के हुए तो उनको मतलब दुनिया के जो दुख दर्द होते हैं उनके बारे में पता चला। While out हंटिंग चांस्ड अपॉन ए सिक मैन। जब वो हंटिंग पे जा रहे थे, हंटिंग का मतलब होता है शिकार के लिए जाना, यानी पहले के राजा महाराजा जो होते थे वो शिकार करने जाते थे, यानी उनके लिए आज की तरह कोई गेम ऐसे क्रिकेट या फुटबॉल या वॉलीबॉल कुछ ऐसे गेम नहीं थे। हंटिंग उनका एक नॉर्मली गेम माना जाता था। तो उनको चांस मिला एक सिक मैन को देखने का। सिक मैन होता है जो बीमार व्यक्ति। देन एन एज्ड मैन, तब एक आगे चले तो उनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। देन फ्यूनरल प्रोसेशन एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर एल्म्स। फ्यूनरल प्रोसेशन होता है जब हमारे किसी नियर डियर वंस की डेथ हो जाती है तो जो एक प्रक्रिया हम करते हैं उनको एक श्रद्धांजलि देने की, यानी हिंदूज़ में क्या होता है मोस्टली उनको अग्नि दी जाती है और क्रिश्चियंस और मोमडन्स में उनको दफनाया जाता है, तो उसको फ्यूनरल प्रोसेशन बोलते हैं। मॉन्क होता है भिक्षुक, और एक फिर भिक्षुक को देखा बैगिंग फॉर एल्म्स, भीख मांगते हुए। देयर साइड्स सो मूव्ड हिम, और ये सारे दृश्य ने उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, मतलब एकदम से उसके अंदर करुणा जागी। दैट ही एट वंस वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सोरो ही हैड विटनेस्ड। अब वो एक एनलाइटनमेंट की तरफ दौड़ पड़े कि संसार में इतने दुख क्यों हैं, इन दुखों को बारे में जानते हुए। ही हैड विटनेस, जो कि उसने देखे, वो चाहते थे कि मैं इनके बारे में जानूं कि ऐसा क्यों है। ही वंडर्ड फॉर 7 years। वंडर्ड का मतलब होता है इधर उधर ऐसे ही घूमते रहना, रोमिंग। तो वो 7 साल तक उन्होंने अपना जीवन घूम कर बिताया। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और अंततः वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेर ही वोव्ड टू स्टे, जहाँ पर वोव्ड का मतलब होता है कसम खाना। उन्होंने कसम खाई कि जब तक उनको एनलाइटनमेंट का मतलब होता है बुद्धि प्राप्ति होना, ज्ञान की प्राप्ति होना, जब तक उनको एनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा वो इस पेड़ से नहीं उठेंगे। एनलाइटनड आफ्टर 7 days ही रिनेम्ड द ट्री द बोधि ट्रीज। अपने जब उनको 7 days के बाद जब उनको एनलाइटनमेंट मिला तो उन्होंने जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे उनका नाम रखा बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, यानी विजडम का, बुद्धि का पेड़। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और उन्होंने अब वो ज्ञान देना शुरू किया, बिगेन टू टीच, पढ़ाना शुरू किया, और अपने जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया उसके समझ को शेयर करना शुरू किया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा, और तब उनको बुद्धा के रूप में जाना जाने लगा। बुद्धा का मतलब द अवेकेंड और एनलाइटेंड। अवेकेंड जागरूक, जिसको जो बिल्कुल जागरूक है, जिसे सब चीज़ों का ज्ञान है। एनलाइटेंड, जिसको सब कुछ पता है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। उन्होंने प्रीच्ड का मतलब होता है उपदेश देना। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया? सिटी ऑफ बनारस, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा। होली का मतलब होता है पवित्र, गंगा के किनारे बसा हुआ ये शहर, जिसको आजकल देखो जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर की देखो बनारस को इसलिए भी पवित्र माना जाता है क्योंकि ये हिंदुओं की बहुत ही पुरानी सिटी है, जिसको पहले वाराणसी या काशी बोला जाता था। तो यहाँ पर उन्होंने अपना सारनाथ में पहला सरमन दिया। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर, और इनके इस सरमन को प्रिजर्व किया गया, सुरक्षित रखा गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, और इसने बुद्धा की विजडम को, उसके ज्ञान को रिफ्लेक्ट किया। अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है जिसको हम समझ ही ना सके, जो हमारे
समझ से परे है, बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। फिर एक और इसमें किस्सा लिया गया है, एक और स्टोरी इसमें चल रही है, वो है किस्सा गौतमी के बाद। किस्सा गौतमी हैड ओनली सन एंड ही डाइड। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। किस्सा गौतमी एक लेडी थी जिनके एक ही बेटा था और उनकी डेथ हो चुकी है। अब वो ग्रीफ होता है, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा दुख। वो अपने डैड चाइल्ड को लेके अपने नेबर्स के पास जाती हैं, उनसे हेल्प लेती है, मेडिसिन के लिए बोलती है, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो, हैव यू लॉस्ट इट योर सेंसेस, यानी कि तुम्हारे इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है, तो इसलिए क्या तुम पागल हो गई है। द बॉय इज डेड, कि आपका बच्चा मर चुका है। At length, किसा गौतमी met a man who replied to her request. अब देखो, रास्ते में भटकते हुए एक आदमी उनको मिला, उन्होंने कहा और उनकी रिक्वेस्ट को कंसिडर किया। I cannot give the medicine for thy child, but I know a physician who can. दाई दी का मतलब होता है यहाँ पे यू, दाई का मतलब योर, क्योंकि जो ओल्ड हमारी इंग्लिश थी उसमें दी यूज़ किया जाता था, आजकल यू यूज़ कर रहे हैं। तो बट कि मैं तुम्हारे लिए कोई मेडिसिन नहीं दे सकता तुम्हारे बच्चे के लिए, और मैं तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन जो कि डॉक्टर होते हैं उनको जानता हूँ, वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज इट, कि कृपया करके मुझे बताएं कि वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और आदमी ने उसको जवाब दिया, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा। साक्य मुनि, यहाँ पे महात्मा बुद्ध की बात की जा रही है। साक्य मुनि उनको इसलिए बोला जाता था क्योंकि उनका जो जन्म था वो साक्य वंश में हुआ था, तो इसीलिए उनको साक्य मुनि द बुद्धा। और बुद्धा क्यों? क्योंकि उनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो गई है, तो साक्य मुनि बुद्धा का उन्होंने नाम कंसिडर किया। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, अब वो वहाँ पहुँची और बुद्धा के सामने वो रोई, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। क्योर का मतलब होता है ठीक करना, कि कृपया करके मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दीजिए जो मेरे बेटे को ठीक कर सके। द बुद्धा आंसर्ड आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड होते हैं सरसों, मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए, सरसों के सीड्स यानी सरसों के बीज मुझे चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमाइज्ड टू प्रोक्योर इट, और ये सुन के उसके गर्ल का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उन्होंने प्रॉमिस किया खुशी खुशी में कि हाँ ये तो मैं इजीली प्राप्त कर लूँगी, ये तो मैं आपके लिए बहुत जल्दी से ले आऊँगी। द बुद्धा एडिड, लेकिन बुद्धा ने आगे कहना शुरू किया, ऐड का मतलब उसमें कुछ और ऐड किया। द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस, वह उन्होंने कहा कि कैसे घर से उनको लाना है। मस्टर्ड सीड्स कम फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, कि ऐसे घर से तुम मस्टर्ड सीड्स लेके आओगी जिसके घर में किसी का बच्चा नहीं मरा हो, किसी ने अपने हस्बैंड को ना खोया हो, किसी के पेरेंट्स की डेथ ना हुई और किसी का फ्रेंड ना मरा हो। अब बेचारी किसा गौतमी को तो लगा कि शायद वो ऐसा कर सकती है। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house but some beloved one had died in it. अब देखो, जहाँ पर वो जाती है तो घर घर वो जाती है, एक घर से दूसरे घर, लोगों ने उस पर दया दिखाई और उसको मस्टर्ड सीड्स दिए, बोले कि लो। बट जैसे ही वो ये पूछती कि आपका बेटा, आपकी बेटी, फादर, मदर या फिर आपके फैमिली में से कोई ऐसा है जो जिसकी डेथ हुई है, तो सारे अलाज थोड़ा सा दुख में ही आंसर कहते हैं कि जीवित जो व्यक्ति हैं वो बहुत कम है, लेकिन मरे हुए की तो कोई गिनती नहीं, वो बहुत सारे हैं। इसलिए हमारे गहरे दुखों को मत याद दिलाओ हमें। एंड ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसने अपने बिलीव्ड वन को, बिलीव्ड वन मतलब नियर डियर वंस, जो हमारे प्रिय होते हैं, उनको ना खोया हो, उनकी डेथ ना देखी हो। किसा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस, अब वो बहुत ज़्यादा चिंतित और होपलेस हो गई है, निराश हो गई है। एंड सेट डाउन एट द
wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. अब निकिसा गौतमी वहीं रोड साइड ही बैठ गई और जो शहर की लाइट्स थी उनको देखती रही। वो लाइट्स फ्लिकर्ड अप यानी कभी वो ऊंचाई की ओर जाती एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और कभी वो बुझती हुई दिखाई देती। देखो उस टाइम लाइट्स तो नहीं होती थी, लेकिन हाँ लालटेन या दिए वगैरह जलते थे, मशाले जलती थी, तो जो उनकी जो फ्लेम होती है वो कभी ऊपर की तरफ ऐसे उठती हुई दिखाई देती है और कभी ऐसे बुझती हुई दिखाई देती है, बहुत कम फ्लेम। तो इस तरीके से वो उनको देख रही होती हैं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned एवरीवेयर, और फिर वो रियलाइज़ करती है कि जब तक कि एक दिन ऐसा आएगा जब डार्कनेस नाइट यानी जो नाइट का अंधेरा है वो पूरी तरह छा जाएगा, यानी रेन का मतलब उसका शासन होगा, वो रूल करेगी। शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन। अब देखो उसने क्या किया, मनुष्य के भाग्य को भी उस नाइट से उसके फेट को कंसिडर्ड किया है कि मनुष्य का भाग्य भी ऐसा ही है। देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सपीरियंस अगेन, कि मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है जिसकी जो लाइफ है, जो लाइफ वो भी फ्लिकर्ड अप हो रही है, यानी कि लाइट की तरह उनकी फ्लेम कभी ऊपर जा रही है, यानी वो जन्म लेते हैं, एंड एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और कभी वो उनकी लो बुझती जाती है यानी उनकी डेथ हो जाती है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, और वो अपने बारे में अब सोचती है, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी हो जाना। Death is common to all, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. अब वो सोच रही होती है कि देखो मैं अपने दुख में कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई, स्वार्थी हो गई कि मुझे ये जीवन की सच्चाई का भी आभास नहीं रहा। डेथ तो हर किसी के लिए कॉमन है। Yet in this valley of desolation, डिसोलेशन मीन बहुत ज़्यादा गहरा दुख, दुखों से भरा हुआ जीवन। वैली ऑफ डिसोलेशन यानी पेन और ग्रीफ से फुल जो वैली है, जो घाटी है, यहाँ वैली को जीवन से रिलेट किया गया है। देखो यहाँ पे दिया एरिया विच इज़ फिल अप विद डीप ग्रीफ या डीप पेन, देयर इज़ अ पाथ। अब वो कहती है कि इस दुख की गहरी खाई में भी एक रास्ता ऐसा है जो इमोर्टिलिटी की तरफ लेके जाता है। मोर्टल होता है नश्वर, जो जल्दी नष्ट हो जाए, टेम्परेरी। इमोर्टल जो अमर कर दे, अमरता की ओर लेके जाता है। और वो कौन सा रास्ता है? जिस व्यक्ति ने अपनी सारी सेल्फिशनेस को छोड़ दिया हो, वही उसको इमोर्टल बनाएगा। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ mortal in this world is troubled and brief and combined with pain. अब बुद्धा कहते हैं कि जो लाइफ है वो नश्वर है, इस संसार में सभी नश्वर जीवन पूरी तरह से ट्रबल्ड है यानी मुसीबतों से भरा हुआ है, ब्रीफ बहुत छोटा है, टेम्परेरी है, ट्रांजिट है, और कंबाइंड विद पेन जो पूरी तरह से दर्द और दुखों से ही भरा हुआ है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. देखो जो कोई भी यहाँ पर पैदा हुआ है, ऐसा कोई मीन्स नहीं है, कोई रास्ता नहीं है जो पैदा हुआ है वो मृत्यु से बच सके, यानी उसकी डेथ तो मोर्टल है, इमोर्टल है, यानी डेथ तो होगी ही होगी। आफ्टर रचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, यानी जब वो अपने बुढ़ापे को प्राप्त कर लेगा तो उसकी डेथ होगी ही। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, और यही नेचर का मतलब होता है प्रकृति, स्वभाव, यही हर लिविंग बींग का, हर प्राणी का, जो जीवित हैं, जो जीव हैं, उनका यही नेचर, यही स्वभाव है कि जन्मते हैं, मरते हैं। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, कि जैसे ही फल पक जाता है, जैसे ही पेड़ से कोई फल पका तो और वो नीचे पकते ही नीचे गिरना उसका स्वभाव है। सो मोर्टल व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, वैसा ही स्वभाव जो जन्म लेता है उसका भी हमेशा किसके डेंजर में रहते हैं? मौत के खतरे में वो हमेशा रहते हैं, यानी कि जो जन्मा है वो मरेगा ज़रूर। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पोटर एंड इन बिंग ब्रोकन, अर्दन का मतलब होता है जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, वेसल्स बर्तन, जो पोटर के द्वारा, किसी कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं, उनका एंड भी एक दिन
टूट कर होता है, यानी देर सवायर वे टूटते हैं, सो इज़ द लाइफ ऑफ मोटल, और ऐसे ही जीवन है जो नष्ट होता है। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, all fall into the power of death, all are subject to death। ध्यान रहे, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortal are carried off। कि देखा होगा जब किसी की डेथ होती है तो जो रिलेटिव्स होते हैं वो उनको जाते हुए देखते रहते हैं, लेमेंटिंग, उन पे पश्चाताप करते रहते हैं, रोते रहते हैं, और लेकिन एक एक करके सारे नश्वर, सारे प्राणी जाते रहते हैं। लाइक एन ओक्स दैट इज लेड टू द स्लोटर, जैसे कि एक ओक्स को लेके जाया जाता है, स्लोटर होता है जहाँ पर उनकी बलि दी जाती है, बुचर खाना जिसको बोला जाता है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ, और इसी तरीके से एफ्लिक्टेड का मतलब जो कि मेंटल या फिर डिस्ट्रेस, मेंटल पेन या फिर फिजिकली बॉडीली पेन से भरा हुआ था, और ऐसे ही ये किससे भरा हुआ है, डेथ और डिके से, यानी जो नश्वर होने वाला है, जो भंगुर है। और यही कारण है द वॉइस डू नॉट ग्रीव, जो वाइज होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो दुख नहीं मनाते, शोक नहीं मनाते, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो जीवन की सच्चाई को जानते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग, नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना तो रोकर, ना दुख या शोक मनाकर हम अपने माइंड को शांत कर सकते हैं, अपने मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, इसके अलावा, हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, इससे क्या होगा, उसका पेन ज़्यादा बढ़ता रहेगा और उसकी बॉडी जो है वो सफ़र करेगी। आप सभी को ध्यान भी होगा, जिसने भी अपने नियर डियर वंस को खोया हुआ है, तो जो जीवित व्यक्ति बच जाते हैं उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे कितना बुरा असर होता है जो चले गए हैं उनके जाने का। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है कि ये बॉडी कितना ज़्यादा सफ़र करती है अगर किसी ने अपने नियर डियर वंस को खोया है, और वो सारे टाइम रोने में और दुख शोक मनाने में गवा देता है। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और इस तरीके से वो अपने आप को बीमार कर लेते। पेल, उसकी जो स्किन है वो एकदम येलो और बहुत ज़्यादा दुख से भरी हुई हो जाती, एनर्जी एकदम चली जाती। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, लेकिन उसके बावजूद भी इतना दुख, इतना शोक मनाने के बाद भी, अपने आप को बीमार करने के बावजूद भी, कोई भी डेड पर्सन को वापस नहीं ला सकता, उसको नहीं बचा सकता, चाहे कितना ही पश्चाताप कर लो। ही हु सीक पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, अगर कोई भी अपने शांति चाहता है, तो इस मुश्किल से निकलना चाहता है, इस लेमेंटेशन से और कंप्लेंट और ग्रीफ से, तो उसको अपने मन के अंदर शांति को ढूंढना होगा और इस एरो को अपने अंदर से निकालना होगा। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और जो इसको निकालने में कामयाब रहता है, यानी दुख और ग्रीफ से अपने आप को ऊपर उठा लेता है, इनको ओवरकम कर रहता है, तो वो ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और वो अपनी मेंटल पीस को पा सकता है, मानसिक शांति उसको प्राप्त हो जाती है। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed, और ऐसा व्यक्ति जिसने अपने दुखों पर विजय पा ली हो, अपने सोरो, अपने ग्रीफ पर विजय पा ली हो, वही दुखों से फ्री हो सकता है, और वही ब्लेस्ड है का मतलब यानी कि उसे ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, यानी वो पूरे दुखों से उसने अपने आप को दुखों से बाहर कर लिया है, उन पे विजय प्राप्त कर ली है। और ये जो हमारा चैप्टर था ये कहाँ से लिया गया है, बेटी रेंशा ने लिखा है। ये वैल्यू एंड वॉइस, ए कॉलेज रीडर, एक कॉलेज का जो पढ़ने वाला रीडर है बेटी रेंशा 1975 में, वहाँ से इन्होंने लिया है। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप चाहते हो मैं इनके क्वेश्चन आंसर आपको कराऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वैसे क्वेश्चन आंसर आप लोगों को काफ़ी सारे बच्चों को क्लियर हो गए होंगे। व्हेन हर सन डाइज किसा गुदमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट आस्क फॉर, वो क्या चाहती थी, क्या उसको मिला। जब वो एक घर से दूसरे घर जाती है, जब उनके बेटे की डेथ हो जाती है, तो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स आर एबल टू गिव द आंसर। Thank you. Keep watching. Have a great day.
प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू।